दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम रेलवे के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डेली बेस पर हम 50 प्रश्न करते हैं। तो यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। और अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर सभी क्लासों को एक साथ देख सकते हैं। और उसके साथ में पॉलिटी की, हिस्ट्री की, यूपी स्पेशल की, उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है। ए एकरंगी, बी बहुरंगी, सी रंगहीन, डी वर्धनीय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है हमको कि हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी रंगहीन। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। शुद्ध हीरा रंगहीन पारदर्शक घनाकार क्रिस्टल होता है। जब हीरे को विशेष कोणों से काट दिया जाता है जिससे इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके तो यह चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। ए बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में, बी कांच के उत्पादन में, सी इनमें से कोई नहीं, डी सीमेंट के निर्माण में। इन चारों ऑप्शनों में से हमको इसका राइट ऑप्शन बताना है कि सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है किसके लिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। व्याख्या इसकी देखते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम कहा जाता है। इसे कृत्रिम हीरा भी कहते हैं क्योंकि यह भी पर्याप्त कठोर होता है और बहुमूल्य कठोर वस्तुओं को काटने के काम आता है। जैसे कि हीरा को, या क्वेश्चन बन जाए हीरा किससे काटा जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम से हीरा काटा जाता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल बना होता है। ए हाई स्पीड स्टील का, बी टूल स्टील का, सी कार्बिड टिप्ड टूल का, डी ग्रेफाइट का। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन या इसकी व्याख्या दिया है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग यानी कि ईडीएम में कटिंग टूल ग्रेफाइट का बना होता है। आइसोट्रोप गुण के कारण ईडीएम में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। यह अन्य धात्विक इलेक्ट्रोड की तुलना में बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तत्व है। ए माणिक, बी नीलम, सी पन्ना, डी हीरा। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक जो तत्व है वह हो जाएगा हीरा। देखते हैं इसकी व्याख्या को किया। हीरा किस प्रकार से तत्व के गणना में आता है। हीरा एक तत्व है, यह कार्बन का अपर रूप है, यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा का घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। डायमंड के एक्स किरण अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि डायमंड में कार्बन परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था होती है। डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय ढंग से व्यवस्थित होता है। डायमंड पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ बहुत कठोर होने के कारण डायमंड का उपयोग चट्टानों को बेधने और कठोर पदार्थों को काटने के औजार व टंगस्टन के तार खींचने की डाई बनाने में होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी घोल की pH 7 से कम है तो वह घोल होगा ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी अम्लीय व क्षारीय दोनों। तो इनमें से हमको राइट आंसर बताना है कि अगर किसी घोल की pH 7 से कम है तो वह घोल कैसा होगा। तो उदासीन, यदि उदासीन है तो 7 होगा तो उदासीन से माना जाता है। 7 से अगर कम है या 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा। 7 से अगर कम है तो कैसा होगा, अम्लीय। तो इस प्रकार हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यह क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1 × 10⁻⁴ घोल का pH है ए अनंत, बी 4, सी 10, डी 0। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 10। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। pH मान, यदि pH मान बराबर H+ की जल में सांद्रता जल उदासीन होता है, अतः जल में H+ OH- बराबर 14, यानी कि H+ + 4 बराबर 14 होता है। यहाँ H+ बराबर 4 - 4 बराबर 10 हो जाएगा, अतः जल का pH बराबर 10। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ए 25%, बी 35%, सी 21%, डी 10%। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 21%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। ए कठोरता, बी अम्लता, सी क्षारकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए कठोरता। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए जाता है, कठोरता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। ए मिट्टी के तेल में, बी जल, सी वनस्पति तेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम को जिसमें रखा जाता है वह पदार्थ हो जाएगा मिट्टी का तेल। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है जो जल एवं वाष्प से बहुत ही शीघ्रता से क्रिया करके जलने लगता है। इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि यह वायु में उपस्थित नमी यानी कि H2O से क्रिया ना करें। और अभी तक आपने अगर नहीं देखा है कि सोडियम किस प्रकार से क्रिया करता है तो आपके पास यदि सोडियम का छोटा सा भी टुकड़ा अगर हो तो आप उसे पानी में डालकर देख सकते हैं कि वह कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से जलने लगता है और वह राउंड लगाते हुए इधर उधर चलता फिरता रहेगा जलते हुए। फेल्सपार अयस्क है। ए मैग्नीशियम का, बी कैल्शियम का, सी तांबे का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनम, डी टंगस्टन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हमको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से सर्वाधिक कठोर कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी प्लेटिनम। और अगर यहाँ पर सर्वाधिक कठोर की जगह पर इन ऑप्शनों में अगर कहीं हीरा होता तो हम हीरा लगा देते, लेकिन यहाँ हीरा नहीं तो हम प्लेटिनम की तरफ बढ़ जाएंगे। देखते हैं,
इन चारों ऑप्शनों में से दिए गए विकल्पों में से प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है। क्रम किस प्रकार होगा? प्लेटिनम, टंगस्टन, लोहा, सोना। यानी कि इन चारों ऑप्शन में सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होगी, उसके बाद में टंगस्टन होगा, फिर उसके बाद में लोहा और उसके बाद में सोना। आगे बढ़ते हैं। अगला, घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? ए एल्युमिनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी जस्ता। तो कह रहा घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, तांबे का इस्तेमाल घरेलू सामानों में मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। मिश्र धातु या प्योर धातु की तरह किया जाता है। देखते हैं। तांबा सर्वसामान्य रूप से घरेलू साधनों में प्रयुक्त होता है। इसका शुद्ध रूप में एवं विभिन्न मिश्र धातुओं के रूप में होता है। यह बहुत कम सक्रिय धातु होने के कारण घरेलू उपकरणों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु प्रायः अतिचालकता ग्रहण करती है। ए कमरे के तापमान पर, बी उच्च तापमान पर, सी प्लाज्मा अवस्था में, डी क्रायोजेनिक तापमान पर, ई निरपेक्ष निर्वात में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी क्रायोजेनिक तापमान पर। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है अतिचालक या सुपरचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा उनका यह विशेष गुण अतिचालकता कहलाता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता और ताप कम होने पर कम होता है, अर्थात चालकता बढ़ती है। क्रायोजेनिक तापमान अति निम्न तापमान होता है। इस तापमान पर चालक की प्रतिरोधकता शून्य के करीब हो जाती है और वह अतिचालक बन जाता है। अतिचालक पदार्थ की खोज वर्ष 1911 में तब हुई जब पारे को -269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? ए कांसा, बी लोहा, सी तांबा, डी जस्ता, ई सोना। इन पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी तांबा। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम तांबे की खोज की गई और वह कौन सा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर तांबा है। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकीय है? ए निकेल, बी बिस्मथ। तो इसमें से लौह चुंबकीय की बात करें तो हमारा हो जाएगा ए निकेल। सिर्फ यहाँ पर दो ही ऑप्शन थे। देखते हैं अगला या इसकी व्याख्या को। वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर तीव्रता से आकर्षित होते हैं तथा किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। अगला क्वेश्चन है। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। ए मैग्नीज, बी लोहा, सी क्लोरीन, डी आयोडीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी क्लोरीन विरंजक का स्वरूप प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है। समान धातु के चार तार का भार एवं विस्तृत का ग्राफ निम्नवत है। सबसे पतले तार का कौन सी रेखा दर्शाती है? तो यहाँ पर समान धातु के चार तार का भार दिया गया है, जैसे कि यहाँ ओ डी, ओ सी है, ओ बी है और ओ ए है।
तो हमको बताना है कि सबसे पतले तार को कौन सी रेखा दर्शाती है। तो इनमें से सबसे नीचे जो है वह हो जाएगी हमारी, यह दिख रही ओ ए। जब ओ ए है तो हमारा ओ ए राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। तार ओ ए की विसृत सबसे अधिक तथा भार सबसे कम है, इसी कारण तार ओ ए सबसे पतला तार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। ए आर्गन, बी कार्बन, सी जिनान, डी बोरान। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी बोरान। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। ऐसे पदार्थ जो धातु व अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु यानी कि मेटोलाइड कहते हैं। इनकी संख्या निम्न है, जैसे कि बोरान, नंबर 2 सिलिकॉन, नंबर 3 जर्मेनियम, नंबर 4 आर्सेनिक, नंबर 5 एंटीमनी, नंबर 6 टिलेरियम और नंबर 7 पोलोनियम। और साथ में इनके यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है जिनसे इनको दर्शाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन का SI, जर्मेनियम का JGE, आर्सेनिक का AS, एंटीमनी का SB और टेरिलियम का TE और पोलोनियम का PO। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, भविष्य का ईंधन कौन सा है। ए एथेनॉल, बी हाइड्रोजन, सी मीथेन, डी प्राकृतिक गैस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हाइड्रोजन। देखते हैं इसकी व्याख्या को। अन्य ईंधनों की अपेक्षा हाइड्रोजन से प्राप्त प्रति इकाई क्षमता अधिक होती है तथा इसके प्रयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का सर्वाधिक शक्तिशाली स्रोत है जिससे सस्ता ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है। ए ग्रेफाइट, बी चारकोल, सी लेड ऑक्साइड, डी लैंप ब्लैक। इन चारों ऑप्शनों में से हमको राइट आंसर बताना है कि पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसकी व्याख्या को देखेंगे हम सबसे पहले। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप हीरा भी है। ग्रेफाइट अपनी संरचना के कारण विद्युत का सुचालक भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। ए वायु श्वसन, बी अवायु श्वसन, सी ग्लाइकोलिसिस, डी हाइड्रोलिसिस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वायु श्वसन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा का विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण वायु श्वसन कहलाता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर वह समीकरण दिया गया है, आप यहाँ पर समीकरण देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। ए CO2, बी CO, सी Na2O, बी डी CaO। इन चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कौन सा ऑक्साइड उदासीन है।
तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी CO। देखते हैं इसकी व्याख्या को। CO की प्रकृति उदासीन है या स्वादहीन, CO2 अम्लीय प्रकृति की है, Na2O और CaO क्षारीय हैं क्योंकि धातु ऑक्साइड हैं। धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? ए ऑक्साइड अयस्क, बी सल्फाइड अयस्क। इन दोनों ही ऑप्शनों में से हमको राइट आंसर चुनना है, तो हो जाएगा हमारा बी सामान्यतः भर्जन सल्फाइड अयस्क में किया जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। सांद्रित अयस्क अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। यह क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस क्रिया में सल्फर व ऑर्गेनिक पदार्थों की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। यह क्रिया प्रायः परावर्तनी भट्ठी में कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी चांदी, डी यूरेनियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी यूरेनियम। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दी गई धातुओं में यूरेनियम सबसे भारी धातु है क्योंकि इसका परमाणु भार 238 सबसे अधिक है, जबकि अन्य तीनों का परमाणु भार इस प्रकार है। एल्युमिनियम का परमाणु भार 27, तांबे का 64 और चांदी का परमाणु भार 108 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है? ए धातु के वाष्पन के कारण, बी धातु के जलने के कारण, सी समानयन प्रक्रम के कारण, डी गहन ऑक्सीकरण द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी गहन ऑक्सीकरण द्वारा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने के काम आती है। इस ज्वाला का ताप बहुत अधिक होता है, इसलिए गहन ऑक्सीकरण के कारण कट जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? ए नाइट्रोजन, बी क्लोरीन, सी आर्गन, डी हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी आर्गन। व्याख्या इसकी दिया है, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। यह रासायनिक रूप से क्रियाशील अक्रिय गैसों में सबसे पहले आर्गन की ही खोज हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है? ए कोक, बी पीट, सी कोलतार, डी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ई इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर है ए कोक। प्रयुक्त उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोक। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है? ए सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम, बी लाइम, सिलिका और मैग्नीशिया, सी लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, डी लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ई इनमें से कोई नहीं। इन पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है, तो वह कौन कौन सा है पदार्थ? हो जाएगा हमारा डी लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या को।
सामान्य सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। इसके प्रमुख संघटक हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम 50 से 60%, सिलिका 20 से 25%, एलुमिना 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% और फेरिक ऑक्साइड 1 से 2%। तो इस प्रकार पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों के बारे में जाना और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी से थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल ए बैक्टीरिया को मार देती है, बी जर्म्स व स्पोर्स को समाप्त कर देती है, सी नमी को सोख लेती है, डी बोतल के अंदर विद्यमान समस्त गैसों को सोख लेती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी नमी को सोख लेती है। व्याख्या इसकी देखते हैं। टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली क्योंकि सिलिका की जेल नमी को सोख लेती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा और इस क्वेश्चन को हम कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे हुए हैं और सूत्रों को हमको उनके नाम से मिलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिलाएंगे नमक दिया गया है और नमक का क्या होता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। तो नमक का हमारा मिल जाएगा NaCl। और दूसरे नंबर पर अगर देखें हम तो हो जाएगा फिटकरी दी गई है और फिटकरी का सूत्र आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो याद किया होगा, होता है K3SO4Al2 SO4 का होल थ्राइड 24H2O। तो इन बी वाले ऑप्शन को हम मिलाएंगे 3 से और ए का 2 बी का 3 हो गया। अब बचा हमारा जिप्सम और जिप्सम को अगर देखा जाए तो क्या होता है कैल्शियम, यहाँ पर मिल जाएगा 4 से। और क्वार्टज की बात करें क्वार्टज कांच यानी क्वार्टज कांच की तरह होता है तो Na2SiO3। तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ए का 2। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन कटेगा और बी का 3 तो यह ऑप्शन कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। तो इस प्रकार बचेगा सिर्फ हमारा ए वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं मिलाते हैं। यहाँ पर एक बार इसके सही मिलान को देख लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा K3 के जगह पर यहाँ पर कुछ इसमें मिस्टेक है। K3 जो दिया गया है यह K2 होता है। यहाँ पर K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2 होगा। सही मिलान में आप यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। नमक का दिया गया है NaCl। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड 24 इंटू 24H2O और जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, क्वार्टज का Na2SiO3। अगला क्वेश्चन स्टील में कितना कार्बन होता है? ए 0.1 से 2%, बी 7 से 10%, सी 10 से 15, डी 0। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 0.1 से 2%। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी एल्युमिनियम। व्याख्या इसकी एल्युमिनियम से निर्मित मिश्र धातु
होती है। इस धातु को हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बों के पुर्जों को बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। ए तांबा, बी टंगस्टन, सी क्रोमियम, डी वेनेडियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी क्रोमियम। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ए क्रायोलाइट, बी फेल्डस्पार, सी बॉक्साइट, डी एजुराइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी वाला होगा, सी नहीं होगा, एजुराइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ए पारा, बी एल्यूमिनियम, सी बर्फ, डी सीसा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए पारा। एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह भारी धातु है जिसका आपेक्षिक घनत्व लगभग 13.5 होता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धातु की प्रकृति होती है। ए विद्युत धनात्मक, बी विद्युत ऋणात्मक, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी उदासीन। धातु की प्रकृति उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर है। ए गैस द्रव विलयन, बी ठोस द्रव विलयन, सी द्रव द्रव विलयन, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडा वाटर है। क्या हो जाएगा? ए गैस द्रव विलयन। अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। अधातु के ऑक्साइड का पीएच प्रायः 7.0 से कम होता है, जिसका पीएच 7.0 से कम यानी कि 7 से कम होता है, वह अम्लीय होता है। अतः अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ए बॉक्साइट, बी गंधक, सी फास्फोरस, डी ग्रेफाइट। तो वह पदार्थ जो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ग्रेफाइट। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जटिल पदार्थ हो जाएगा सी प्रोटीन। अगला दिया है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है। ए पादप गोंद, बी कोलतार, सी पोर्ड मोम, डी पेट्रोलियम से। तो व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण जो किया जाता है वह हो जाएगा डी पेट्रोलियम से। अगला दिया है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। ए पारद, बी चांदी, सी स्वर्ण, डी
तांबा। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम हो जाएगा ए पारद यानी कि पारा। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। पायरेक्स कांच मुख्यतः है ए साधारण कांच, बी ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, सी ऊष्मा अवशोषक कांच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। व्याख्या इसकी दी गई है। पायरेक्स कांच का मुख्यतः ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। इसका प्रयोग वाहनों एवं घरों की खिड़कियों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। ए कार्बन, बी सोना, सी कैलिफोर्नियम, डी कैल्शियम। तो इनमें से जो मानव निर्मित तत्व है वह हो जाएगा हमारा सी कैलिफोर्नियम मानव निर्मित तत्व है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। मानव निर्मित तत्व कैलिफोर्नियम, कार्बन, सोना, कैल्शियम आदि प्राकृतिक तत्व हैं। कैलिफोर्नियम का परमाणु भार 98 है। वर्ष 1950 में बर्कले में स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रेडिएशन लेबोरेटरी में इसे निर्मित किया गया था। अगला दिया गया, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है ए H2 द्वारा, बी S द्वारा, सी S8 द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी S8 द्वारा सल्फर को दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं सल्फर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सल्फर के 8 अणु में 8 परमाणु परस्पर जुड़कर वलय जैसी संरचना बनाते हैं। इसका रासायनिक सूत्र S8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। ए मिट्टी के तेल का लैंप, बी मोमबत्ती, सी सौर लालटेन, डी टार्च। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किसमें होगा, सौर लालटेन में। अगला क्वेश्चन, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है। तो मेलाकोलाइट जिस धातु का खनिज है देखते हैं, ए तांबा, बी चांदी, सी मैग्नीशियम, डी लोहा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए तांबा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। मेलाकोनाइट तांबा का एक खनिज अयस्क है। इसका रासायनिक नाम क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि CuO है। काला तांबा अयस्क के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आज के हमने महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो शुरुआत से देखा होगा। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं फिर इस अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।